नमस्कार विद्यार्थियों। मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन के पिछले वीडियो में हमने जाना डेप्रिसिएशन का अर्थ क्या है, डेप्रिसिएशन किन कारणों से लगाया जाता है, उसकी आवश्यकता क्या है। इसके संदर्भ में लेखा मानक 6 में क्या बातें कही गई है जिनको ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यवसाय को अपने लेखा पुस्तकों में स्थायी संपत्तियों से संबंधित मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन का प्रावधान करना पड़ता है। हमने ये भी देखा कि जो लेखा मानक में लेखा नीति बताई गई है उसके अनुसार क्रमागत ह्रास रीति या सीधी रेखा पद्धति जो भी चाहे व्यवसाय अपना सकता है, परंतु उसको निरंतरता उसी क्रम में उसी को अपनाया जाता है रहना चाहिए। हमने क्रमागत ह्रास रीति और सीधी रेखा पद्धति से कैसे डेप्रिसिएशन की गणना की जाती है ये भी देखा, और ये भी जाना था पिछले वीडियो में कि अगर मूल्यह्रास को स्थायी संपत्ति खाते से अगर चार्ज किया जाना है तो वो कैसे करेंगे और एंट्रीज कैसे होंगी, और अगर स्थायी संपत्ति खाते से चार्ज नहीं किया जाना है यानी कि प्रोविजन खाते से चार्ज किया जाना है तो फिर ऐसी स्थिति में प्रविष्टियां कैसे करेंगे। ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में देखी थी। आज हम ये जान रहे हैं कि जो लेखा नीति कहती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 की, वो ये कहती है कि आप चाहे क्रमागत रीति अपनाइए, चाहे आप सीधी रेखा अपनाइए, लेकिन जो भी आप रीति अपनाते हैं वो वर्ष दर वर्ष लगातार उसी रीति को अपनाते रहें ताकि कि आपके जो खाते हैं वो तुलनीय कंपेरेबल हो सके। फिर कि यदि आप किसी कारण से लेखा रीति में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है तो फिर जब स्थायी संपत्ति परचेज की गई थी तब से जो आप नई रीति इंपोज करने वाले हैं, नई रीति लगाने वाले हैं, तब से उस रीति के आधार पर डेप्रिसिएशन की गणना कीजिए और उसकी तुलना उस डेप्रिसिएशन के कुल अमाउंट से कीजिए जो पहले से खातों में लिखे जा चुके हैं। अगर पहले लिखी जा चुकी कुल डेप्रिसिएशन की राशि अभी नई रीति जो लगा रहे हैं उससे कैलकुलेट की गई राशि से यदि कम आई है तो ये अंडर चार्ज है। इस वैल्यू को, डिफरेंस को आप P&L अकाउंट में वापस से चार्ज कीजिए उस वर्ष जबकि आप लेखा नीति में परिवर्तन कर रहे हैं। मूल्यह्रास की जो वैल्यू है उसको सही करने का प्रयास अब आपको उस वर्ष में करना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर पहले से लेखों में जिस रीति के आधार पर डेप्रिसिएशन कंप्यूट करके लिखा गया है वो राशि अगर ज्यादा है, किस राशि से, नई रीति जब आप लगा रहे हैं जिस भी वर्ष, उस रीति के आधार पर शुरू से जब संपत्ति परचेज की गई तब से उसकी गणना करें डेप्रिसिएशन की, और उसके योग में पुराने योग से अगर अंतर आता है और पुराना योग अगर ज्यादा है तो ये जो आधिक्य है इसको वापस लाभ हानि खाते में जमा कीजिए, क्रेडिट कीजिए, या तो उस जिस वर्ष लेखा नीति में परिवर्तन किया जा रहा है उस वर्ष में जो डेप्रिसिएशन लगाया जाता है उसमें से कम करके दर्शाइए। तो इसी बात को जानने, कैलकुलेशन कैसे होती है उसको हम एक एग्जांपल की सहायता से यहां पर देखते हैं। ये एक एग्जांपल मैंने यहां पर लिया है कि कोई बिल्डिंग है जो परचेज की गई है व्यवसाय के द्वारा, उसका क्रय मूल्य या लागत 62,500 रुपए 62,500, उसके जीवन काल या लाइफ उसकी एस्टिमेटेड है वो 4 इयर्स, और 4 इयर्स के एस्टिमेटेड लाइफ के उपरांत उस भवन का जो अवशेष मूल्य या स्क्रैप वैल्यू या साल्वेज वैल्यू है वो अपने को वापस मिलता है, मान लें 25,600 रुपया। और ये कहा गया है कि प्रथम 2 वर्ष, जीवन काल 4 साल है, उनमें से प्रथम 2 वर्षों में मूल्यह्रास की जो रीति थी वो अपेक्षित मूल्य रीति थी, यानी कि क्रमागत ह्रास रीति थी, यानी कि WDV रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर ह्रास लगाया जा रहा था। तीसरे वर्ष से रीति जो डेप्रिसिएशन की, मूल्यह्रास की जो रीति है वो परिवर्तित की जा रही है और अब सीधी रेखा रीति के आधार पर ह्रास लगाए जाने का निर्णय किया जा रहा है। तो ये जो रीति में परिवर्तन हुआ है अपेक्षित मूल्य से सीधी रेखा पद्धति में 3rd ईयर में ये रीति में परिवर्तन हुआ है, तो इसका प्रभाव लेखों पर कैसे पड़ेगा, लाभ या आय पर कैसे पड़ेगा, इसको हम कैलकुलेट करें।
तो ध्यान से अगर आप यहाँ पर प्रश्न में देखें तो आपको डेप्रिसिएशन की रेट नहीं दे रखी है और डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी नहीं दे रखा है। अगर हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू की गणना अगर अपन करें तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा इस तरीके से कि जो ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल कॉस्ट है, उसमें से स्क्रैप वैल्यू, जो एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है वो कम कर दीजिए और उसमें लाइफ ईयर्स का भाग दे दीजिए। और अगर आप यहाँ पे ईयर्स में भाग दे रहे हैं तो ये एनुअल डेप्रिसिएशन, ईयरली डेप्रिसिएशन अपने पास में अमाउंट में आ जाएगा। ओरिजिनल कॉस्ट में ध्यान रहे जो परचेज कॉस्ट है वो शामिल होगी और संस्थापना की लागत भी अगर अपने को दे रखी है तो वो भी इसमें जोड़ लेंगे। ओरिजिनल कॉस्ट इस प्रश्न में देखिए 62,500, स्क्रैप वैल्यू है वो है 25,600, लाइफ है वो है 4। इस प्रकार से अगर आप कैलकुलेट ये कर ले तो एक साल का जो डेप्रिसिएशन है वो 9,225 रुपया आता है। तो डेप्रिसिएशन ईयरली स्थायी आधार पर अगर हमें डेप्रिसिएशन की बात करें तो प्रतिवर्ष 9,225 रुपए का डेप्रिसिएशन बनता है। फिर अगर हम डेप्रिसिएशन की रेट कंप्यूट करें, हमें इसलिए चाहिए कि क्रमागत ह्रास रीति है तो जो मूल्य है प्रारंभिक उसके ऊपर कितने प्रतिशत से ह्रास लगाएं। तो इसका जो सूत्र है हमने पिछले वीडियो में भी देखा है कि मैं इसको सिंबॉलिक टर्म में ले रहा हूं। स्क्रैप वैल्यू के लिए S, ओरिजिनल कॉस्ट के लिए C काम में ले लें, रेज टू पावर 1 बाई स्मॉल m, स्मॉल n का मतलब यहां पर लाइफ ईयर्स है। तो अगर इस आधार पर अगर अपन कैलकुलेट करें तो 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू है वो है 25,600, C जो है वो है 62,500, इसकी जो पावर है, घातांक है वो 1 बाई लाइफ ईयर से 4। तो ये 1 माइनस 25,600 में 62,500 का अगर अपन भाग दे दें तो ये आएगा 0.4096 और इसकी जो पावर है वो है 0.25 इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर ले या लोग के आधार पर इसको सॉल्व कर ले तो ये वैल्यू आएगी 0.8। इसका मतलब 0.2 रेजिडुअल है, बचा हुआ वैल्यू, अंतिम मूल्य है 0.2 और अगर इसको प्रतिशत में व्यक्त कर ले तो ये हो जाएगा 20%, यानी प्रतिवर्ष 20% की दर से ह्रास लगाया जा रहा है। यहाँ पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 20%। तो हमने दो चीजें ज्ञात कर ली इस तरीके से, दोनों सूत्र हमने लगा लिए, एक बार अमाउंट ज्ञात करने के लिए, एक बार रेट ज्ञात करने के लिए। तो स्थायी निधि के आधार पर प्रतिवर्ष लगाए जाने वाला मूल्य है डेप्रिसिएशन का वो है 9,225 और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो है 20। अब हम देखें कि क्या प्रभाव इसका पड़ा, रीति में परिवर्तन के कारण क्या फर्क पड़ा। जिस रीति को पहले अपनाया जा रहा है प्रश्न में वो है ऑन डेप्रिसिएशन ऑन WDV। फर्स्ट ईयर में जो कॉस्ट है इनिशियल वो है 62,500। इसमें से इस साल का डेप्रिसिएशन हम निकाले हैं किस रेट से, 20% की दर से, इसलिए हमें दर पहले ज्ञात करना जरूरी हो गया था। 20% की दर से अगर इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगाएं तो ये हो जाएगा 12,500। जो फर्स्ट ईयर के एंड में WDV बचा वो है क्लोजिंग बैलेंस एसेट का, बिल्डिंग का, फर्स्ट ईयर के एंड में जो बैलेंस शीट में प्रदर्शित होगा वो होगा 50,000 रुपया। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन अगर अपन लगाएं फिर इसके ऊपर फिर 20%, चूंकि क्रमागत ह्रास रीति है, WDV पे डेप्रिसिएशन अप्लाई करना है तो 50,000 के ऊपर अप्लाई करें तो ये हो गया 10,000 रुपया।
तो संपत्ति का मूल्य जो बचा वो 40,000 रुपए बचा दूसरे वर्ष के अंत में, जो बैलेंस शीट में प्रदर्शित कर दिया जाएगा। अब बात यह है कि तीसरे वर्ष से सीधी रेखा पद्धति अपनाई जा रही है। 9,225 रुपया प्रतिवर्ष डेप्रिसिएशन लगाया जा रहा है। तो लेखा मानक 6 क्या कहता है कि अगर आप लेखा नीति में, लेखांकन नीति में परिवर्तन कर रहे हैं डेप्रिसिएशन संबंधी, तो शुरू से इसी रीति से अगर हास लगाया जा रहा होता तो कितना होता, सबसे पहले वो ज्ञात करें। तो सीधी रेखा के आधार पर डेप्रिसिएशन हमने निकाल लिया है। फर्स्ट ईयर का है 9,225 और सेकेंड ईयर का भी कितना होगा 9,225। अगर इस आधार पे डेप्रिसिएशन लगाया जाता तो कितना होता 18,450, जबकि लगाया कितना गया है, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन WDV के आधार पर है 12,500 और सेकेंड ईयर का जो डेप्रिसिएशन है वो है 10,000, दोनों का योग है 22,500। तो P&L अकाउंट में अब तक 2 वर्षों में दर्ज की गई राशि है वो है 22,500, जबकि सीधी रेखा से शुरू से दर्ज करते तो राशि कितनी होनी चाहिए थी 18,450। तो इन दोनों राशियों का अंतर हमें ज्ञात करना है। 22,500 जो लेखों में लिखी जा चुकी है राशि, रीति में परिवर्तन के कारण इन 2 वर्षों में कितनी राशि होनी चाहिए थी, ये थी 4,050 रुपया। 4,050 रुपया कम लिखी हुई है पुराने वाले वर्षों में, तो इसका समायोजन हमें थर्ड ईयर में, जबकि लेखांकन नीति में परिवर्तन किया जा रहा है उस वर्ष के लाभ हानि खाते में, इसका फर्क हमें लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो अब वापस आगे चले इस राशि की कैलकुलेशन के बाद में कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में अगर शुरू से सीधी रेखा पद्धति होती तो इतनी राशि डेबिट हो चुकी होती। थर्ड ईयर में अब हमें मालूम है प्रश्नानुसार कि थर्ड ईयर में कौन सी राशि लगाई जानी है। थर्ड ईयर में स्ट्रेट लाइन मेथड के आधार पर डेप्रिसिएशन लगाया जाना है और वो डेप्रिसिएशन इस बार वापस कितना होगा 9,225 रुपया। लेकिन इसमें एक समायोजन अपने को करना है कि पहले के वर्षों में जो डेप्रिसिएशन 22,500 यानी कि 18,450 की तुलना में ज्यादा लिखा जा चुका है वो है 4,050, इसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा 4,050, तो ये बचेगा 5,175 रुपया। तो इस वर्ष जो लाभ हानि खाते में डेप्रिसिएशन की राशि अंतरित की जानी है वो कितनी 5,175 रुपए, यानी कि अगर हम लाभ हानि खाता बनाएंगे यहां पर इस वाले वर्ष का, तो पहला भाग तो ट्रेडिंग अकाउंट होता है आपको मालूम है, दूसरा भाग जब P&L अकाउंट प्रारंभ हो उसमें टू डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 5,175, जबकि सीधी रेखा पद्धति कितनी कहती है 9,225। तो ये कम क्यों हो गया, क्योंकि पिछले वर्ष जो अधिक था डेप्रिसिएशन का उसको समायोजित यहां पर कर लिया, और चूंकि खर्चे की राशि कम हुई है, डेबिट साइड में आपने खर्चे की राशि को कम किया है, तो जो बैलेंसिंग फिगर के रूप में अंत में हम नेट प्रॉफिट कंप्यूट करते हैं वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो खर्चा कम लिखने के कारण लाभ पे क्या प्रभाव पड़ा, थर्ड ईयर में लाभ उतनी राशि से बढ़ गया है, क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन कम लिखा है 9,225 की जगह पर आप कितना लिख रहे हैं 5,175, क्योंकि पुराने अधिक की डेप्रिसिएशन को यहाँ पे समायोजित कर लिया गया है। तो चूंकि डेप्रिसिएशन कम लिखा है तो प्रॉफिट या आय पे या लाभ पे प्रभाव जो अपने से पूछा गया वो क्या हो जाएगा कि उतने रुपए से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से लेखांकन नीति में अगर परिवर्तन होता है तो लेखा मानक में जो प्रावधान दिए गए उसके अनुसार व्यवसाय को अपने अंतिम लेखों में समायोजन करने पड़ते हैं और उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है, उसको प्रकट करना पड़ता है कि लेखांकन नीति डेप्रिसिएशन के संदर्भ में इस प्रकार से परिवर्तित की गई और इसका प्रभाव लाभ या आय के ऊपर इस प्रकार से पड़ा। तो
ये डेप्रिसिएशन के संदर्भ में आज हमने कल हमने पिछले वाले वीडियो में वो भी देखा था कि एंट्रीज कैसे की जाती है संपत्ति खाते से चार्ज करने पर या प्रोविजन के आधार पर, और कैसे बैलेंस शीट में उसका प्रदर्शन होता है। आज हमने दोनों ही बातें फिर थोड़ा सा उसी को आगे बढ़ाते हुए कंपटीशन का तरीका भी देखा है कि कंपटीशन कैसे की जाती है इस आधार पे, और अगर लेखांकन नीति में अगर कोई परिवर्तन की बात कही गई है तो उस परिवर्तन के प्रभाव को किस प्रकार से अंतिम खातों में आप लेके आते हैं और उसका प्रभाव अल्टीमेटली क्या पड़ता है लाभ के ऊपर, इसको कैसे ज्ञात करते हैं, ये जानना था आज हमने। धन्यवाद।